Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु बम, परमाणु हथियार, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? अगर उस देश के लीडर को कुछ हो जाता है तो फिर वो कैसे, और जंग का माहौल हो, किसी देश पर दागना हो, छोड़ना हो, तो क्या करेंगे? हर ऐसे देश जो परमाणु संपन्न देश हैं, अलग अलग उनका अपना तरीका है, ख़ास कोड है जिससे आप न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन रशिया के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के जो पुतिन हैं, उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन को इस तरीके से उसका कोड किया या एक्टिवेट करने का जो तरीका अपनाया वो बड़ा नायाब है। और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका रशिया से डरता भी है। उसकी वजह यह है कि कल को अगर जंग हो गई, अमेरिका, रूस और चीन के बीच में वैसी ही दुश्मनी रहती है, और मान लीजिए उस जंग में पुतिन को कुछ हो जाता है, अमेरिका बॉम्ब गिराता है और तबाह हो जाता है सब कुछ, तो भी अमेरिका का खतरा नहीं टलेगा। उसकी वजह है कि पुतिन ने एक ख़ास कोड, जैसे कहें हम, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए ऐसा बनाया है कि अगर उन्हें कुछ हो भी जाता है तो भी एक ऐसी चीज़ होगी जिससे रशिया के सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिका पर जाकर गिरेंगे, मतलब उनकी मिसाइलें। डूम्सडे हैंड ये नाम है, बड़ा फेमस है, कहीं आप इसको पढ़ें। डूम्सडे हैंड पुतिन का वो प्रोग्राम है जो रशिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अगर मान लीजिए पुतिन को कुछ हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर इस कमांड सेंटर में ये मैसेज नहीं पहुंचता है कि पुतिन कैसे हैं, है भी या नहीं, क्या हुआ, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन, और सीधे अमेरिका पर जाकर परमाणु बम बरसाएगा मिसाइलों के ज़रिए। और इसीलिए ये खतरा बना रहता है। अमेरिका को सीधी जंग जो है अमेरिका रशिया के बीच होती नहीं, और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन ये एक डूम्सडे हैंड, ये भी एक ख़ास है। पर मैं डूम्सडे हैंड की कहानी शायद आपको पहले सुना चुका हूँ, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर किसी देश पर जब भी कोई हमला होता है तो सबसे पहले दुश्मन देश क्या करता है? उस देश की जो टॉप लीडरशिप है, उस देश की जो टॉप सैन्य अड्डे हैं, एयरफोर्स, नेवी, इन सबको निशाना बनाता है। एक बार जब टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाए तो फिर जंग लड़ना आसान हो जाता है, इसलिए कि फिर ये होता है कि कौन किसको क्या कमांड देगा, किसके कहने पर कब कहाँ हमला होगा, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। यही काम अमेरिका और इजराइल ने फ़िलहाल ईरान पर किया था। 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई तो पहला जो निशाना साधा गया वो टॉप लीडरशिप ईरान की, जिसमें वहाँ के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जिस जगह पर मीटिंग कर रहे थे वहाँ बॉम्ब गिरा और 40 के करीब लोगों की मौत हो गई, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी भी थे। उसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी जो गार्ड फोर्स हैं, IRGC, उसके भी टॉप कमांडर जो बॉसेस हैं, उन सब की भी मौत हो गई। अब जब आपके सर्वोच्च नेता और आपकी जो लड़ाई लड़ने वाली फोर्स, उसके टॉप कमांडर, टॉप लीडरशिप की मौत हो जाए तो फिर क्या होगा? लेकिन उसके बावजूद 28 फरवरी से आज 10 मार्च हो गया, मतलब लगभग 10 दिन तो हो गए, ईरान अमेरिका और इजराइल से लगातार जंग लड़ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले की खबर ये आई कि रूस, चीन और एक दो और देशों ने, फ्रांस ने, ईरान से ये कहा कि अब आप युद्ध विराम कर दीजिए, सीज़ फायर कर दीजिए। ईरान ने मना कर दिया। उसने कहा कि कोई युद्ध विराम नहीं करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खुद ट्रंप ने कहा था कि ये बहुत शॉर्ट टर्म लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन्हीं ट्रंप ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके जो सोच थी उनकी, उससे कहीं ज़्यादा ये लंबी लड़ाई खींच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। तीसरी चीज़, अभी 24 घंटे पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब हम अपने दोस्त देशों पर, मित्र देशों पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला नहीं करेंगे।
जो उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बाकी जगहों पर किया। लेकिन उसके बावजूद इन देशों पर अब भी कई जाकर मिसाइल गिर रहे हैं। तो जिस देश के प्रेसिडेंट ने कह दिया, उसके बावजूद भी इन देशों पर हमला कैसे हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब एक है। जो डूम्स डे हैंड रशिया की आपको कहानी सुनाई, वो इसलिए सुनाई ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आखिर ईरान उसी लाइन पर क्यों है। टॉप लीडरशिप तेहरान में ख़त्म हो चुकी है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ज़्यादातर लोग मारे गए हैं, जो ऑर्डर देते हैं, जो प्लानिंग करते हैं जंग की। लेकिन उसके बावजूद ईरान अब भी खड़ा है और कह रहा है हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ईरान का मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि अगर जंग के दौरान आपका जनरल, आपके कमांडर, आपको कमांड देने वाले टॉप लीडरशिप, ये सारे दुश्मन देशों के हाथों मारे जाएं, तो फिर ये सिस्टम अपने आप ऑपरेट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रशिया में अगर व्लादिमीर पुतिन को कुछ हो गया और 24 घंटे तक कमांड नहीं मिला, तो ऑटोमेटिक वो ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि वहाँ से न्यूक्लियर वेपन सीधे दुश्मन देश पर जाकर गिरेगा। वही काम ईरान ने किया। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम जिसको चालू कर दिया गया, और इसी मोज़ेक जो डिफेंस सिस्टम है, इसके चालू करने से अमेरिका और इजराइल के लिए अब ये जंग उतनी आसान नहीं रही। अब ये है क्या मोज़ेक डिफेंस सिस्टम? ईरान में कुल 31 राज्य हैं, 31 स्टेट्स, जैसे यूएस में 50 हैं। अब हर राज्य में जैसे अपने देश में चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी उस स्टेट को चलाने वाली एक पूरी बॉडी होती है पॉलिटिकल, और बाकी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐसा सिस्टम बनाया कि ईरान के जो 31 स्टेट हैं, 31, उन सभी स्टेट्स में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक आप समझिए यूनिट वहाँ पर काम करती है। उन्होंने बना दिया 31 स्टेट, 31 यूनिट IRGC की। अब इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इन यूनिट्स का एक ही काम है कि आप स्टेट में रहो, नॉर्मल डे में लोगों को भर्ती करो, ट्रेनिंग करो, और जैसे जैसे जो हमले की सारी बारीकियां होती हैं, तरीके होते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा और आप सीखो। आपका कोई काम तब तक नहीं है जब तक कि ईरान पर कोई इमरजेंसी ना आ जाए, जब तक कि ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि ईरान की आर्मी के चीफ और बड़े बड़े जनरल, कमांडर ये आपसे कट ना जाए या उन्हें कुछ हो ना जाए। इस मोज़ेक डिफेंस सिस्टम को इसीलिए बनाया गया है कि अगर कभी ईरान पर हमला हो और तेहरान में या तेहरान से कोई हुक्म देने वाला ना बचे, तो ये 31 स्टेट में जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हैं और जो उनका हर स्टेट का एक चीफ है, वो 31 का 31 पूरे ईरान का चीफ बनेगा अपने अपने स्टेट के हिसाब से। और उस 31 के 31 स्टेट के चीफ को ये पूरी पावर होगी कि वो अपने हिसाब से ये फैसला ले कि कब किस पर मिसाइल दागना है, कब किस पर ड्रोन से हमला करना है, कब किस को कैसे लड़ना है। किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न तेहरान में बैठी हुई सरकार से, न तेहरान के प्रेसिडेंट से, न तेहरान में मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो टॉप हों उनसे भी नहीं। 31 का 31 स्टेट खुद ये फैसला करेगा, उसका चीफ, कि अब इस लड़ाई को हमें किस तरफ ले जाना है। हमें अमेरिकी हमले का जवाब देते रहना है, इजराइल से लोहा लेते रहना है। अगर यूएई, सऊदी अरब, ओमान, लीबिया या और जितने देश अमेरिकी बेस के ज़रिए मदद कर रहे हैं अमेरिका की, उन देशों पर हमला करते रहना है, ये उनका है। और ज़रूरी नहीं है कि 31 स्टेट के हर एक की राय एक हो सकता है। 31 में से एक कहेगा कि नहीं, यूएई पे हमला नहीं करना चाहिए, दूसरा कहेगा करूँगा और कर देगा, क्योंकि उनको फ्री हैंड है। और यही मोज़ेक डिफेंस सिस्टम है कि जब आपका कोई लीडर ना हो आपके साथ, दुश्मन ने उन्हें मार डाला हो, तो आप सब 31 स्टेट के 31 लीडर हो, अब आप ईरान की सुरक्षा करो। ये मोज़ेक डिफेंस सिस्टम बनाने का ख्याल कैसे आया? इस आइडिया को बहुत सारे देश पसंद करते हैं। उसकी वजह थी ख़ास तौर पर जब ईरान इराक वॉर हुआ, तब उसमें देखा गया कि ईरान पर बहुत
ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर सकता है। यह जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने देखा कि अमेरिका जब जब किसी देश पर हमला करता है तो उसका पहला काम यही होता है कि वहाँ के सैन्य ठिकानों, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ के लीडर, इन लोगों को मारना, ताकि चेन कट जाए ऑर्डर देने वाले और ऑर्डर लेने वालों के बीच में। और यही अमेरिका की एक काम करने का तरीका रहा है। तो इराक में या अफ़गानिस्तान में या और भी दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ अमेरिका ने हमले किए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 70 देशों पर तो अमेरिका हमला कर ही चुका है। और जहाँ डायरेक्ट हमला नहीं किया, सरकार तख्ता पलट किया अलग अलग तरीक़ों से, उसको मिला ले तो 100 देश हो जाएंगे। और ये शुरू से अमेरिका का रवैया रहा है। तो इराक में जब नज़दीक से देखा ईरान ने कि अमेरिकी चाल क्या होती है, हमले का स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, तरीका क्या होता है, तो इराक जंग, अफ़गानिस्तान जंग, और उसके बाद उन्हें पता था कि इस तेल के खेल में इराक के बाद अमेरिका ईरान की तरफ भी कभी ना कभी देखेगा। और इसीलिए जो आयतुल्ला खामनी 1989 में जब आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बाद उनके सक्सेसर ईरान के सर्वोच्च नेता बने, तब उन्होंने इसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का गठन किया, पैदा किया, इसे बढ़ाया। और उन्हीं का ये आइडिया था कि अगर कल को तेहरान पर हमला हो और तेहरान की पूरी लीडरशिप ख़त्म हो जाए तो फिर ईरान को कौन बचाएगा। तब उन्होंने कहा कि ईरान के जो 31 स्टेट हैं, 31 राज्य हैं, हर राज्य में एक यूनिट बनाओ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का, और हर यूनिट का एक चीफ होगा, और हर चीफ को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब तेहरान पर ऐसा कोई हमला हो और तुम्हें कोई ऑर्डर न मिले और तुम्हें लगे कि अब ऑर्डर देने वाला भी कोई नहीं है, तो ईरान की हिफाजत के लिए तुम में से हर एक जनरल है, और हर कोई अपने हिसाब से उस वक्त को देखकर फैसला लो कि इस वक्त क्या सही है ईरान के लिए। और इसी का नाम दिया गया मोज़ैक डिफेंस सिस्टम। तो ये उन्हीं खामेनी का आइडिया था, मोज़ैक डिफेंस सिस्टम का। और उनकी मौत के बाद जब तेहरान में बड़ी लीडरशिप ख़त्म हुई तो अब यही मोज़ैक डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। और अब जो अभी लगातार इतने दिनों से अमेरिका और बाकी लोगों से लोहा ले रहा है ईरान, इसी सिस्टम की वजह से। और इस सिस्टम की कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि पहले एक लीडरशिप होती या एक कमांड देता है, एक इशारा करता, तो वही सब फॉलो करते। अब यहाँ हो यह रहा है कि एक स्टेट के यूनिट चीफ को लग रहा है कि नहीं हमें गल्फ़ पे भी हमला करना है, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं वो दोस्त है, उनके ऊपर हमला नहीं करना है। तो अब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि 31 स्टेट अब वही करेंगे जो उनके यूनिट के चीफ को लगेगा। ना वो किसी से ऑर्डर लेंगे, ना उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि मोज़ैक डिफेंस सिस्टम इस वक्त लागू हो चुका है। और जब तक ये लागू रहेगा ये सब आज़ाद है अपने अपने हिसाब से लड़ने के लिए। तो ये तो हो गया मोज़ैक डिफेंस सिस्टम। जब भी मैंने बीच में कहा कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही करीब 100 देशों पर हमला कर चुका है, और ये हमला उसने किसी ख़ास बहुत वजह से नहीं किया, बस अमेरिका की शुरू से पॉलिसी है। वो दुनिया का दादा है, दादागिरी करना उसका शौक़ है। और इसीलिए जिस देश में दूर दराज का भी देश हो, अमेरिका को उसमें घुसकर उनके मसले में उलझने की एक आदत और शौक़ या फितरत सी है। 70 देशों पर तो हमला कर चुका, और जो बाकी 30 देश हैं उनमें उसने हमले नहीं किए, लेकिन उन देशों में किसी न किसी तरीके से उसने घुसपैठ किया है। अब चाहे वो वहाँ की तख्ता पलटना हो, सरकारें बदलनी हो जो उसके हिसाब से ना हो, या फिर वहाँ की तेल या बाकी चीज़ों पे नज़र हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जेफरी डी सैक्स। जेफरी डी ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, और जेफरी डी की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको अगर बताऊं कि 1947 से लेकर 1989 तक, 47 से 89 तक अमेरिका ने कुल 70 अलग अलग देशों पर तख्ता पलट के लिए हमला किया, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस मौजूद है। वो आगे कहते हैं कि 1989 से लेकर अब तक, यानी अभी 2026 28 फरवरी ईरान तक की कहानी, दर्जनों मुल्कों में तख्ता पलट के लिए अलग अलग किस्म के ऑपरेशन चलाए।
इनमें से कुछ खुफिया ऑपरेशन थे जिसमें वो फ्रंट पर नहीं आया, और अमेरिका हमेशा ये कहता रहा क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी बचना है कि भैया हमने नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने किया, चाहे गुपचुप तरीके से किया है, चाहे खुफिया तरीके से किया। और जिन देशों में अमेरिका ने ये हथकंडा अपनाया गुपचुप तरीके से, वहाँ की सरकार जो उसे पसंद नहीं है तख्ता पलटने के लिए, लंबी फहरिस्त उन देशों की। सर्बिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, ईरान, यूक्रेन, जॉर्जिया, हैती, वेनेजुएला, जनवरी की बात, ग्रांडा, पनामा, पाकिस्तान, इन सभी जगहों पर यहाँ इनडायरेक्टली घुसकर, पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया कि जब इमरान खान की सरकार तख्ता पलट हुआ, इसमें भी CIA का हाथ था। तो जहाँ वो जंग नहीं लड़ता, वहाँ खुफिया तरीके से अपने हथकंडे अपनाता है ताकि सत्ता ताकत बलबूते पर वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंके। जैसे सेम अभी इस वक्त ईरान में है कि ईरान में जो खामेनी है उनकी हुकूमत को उखाड़ फेंके। उसका मकसद यही है ताकि उसके बदले में अपने जो प्यादे हैं, जो मोहरे हैं, जैसे इराक में है अभी, उस सरकार को लाया जाए। वेनेजुएला में भी यही किया था अमेरिका ने। अभी जनवरी में वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को सीधे घुसकर वेनेजुएला में उठाकर ले गया। लेकिन अमेरिका को वेनेजुएला से कोई मतलब नहीं था। आपको शायद पता हो कि वेनेजुएला इस पूरी दुनिया में तेल के मामले में, तेल के भंडार के मामले में, जिसके पास तेल के सबसे ज़्यादा भंडार है, नंबर 1 कंट्री है पूरी दुनिया में। 303 अरब बिलियन गैलन, 303 अरब बैरल तेल है वेनेजुएला के पास। अब वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा कर ले गया। अब अमेरिका ही उस तेल का मालिक है। हालांकि नंबर 1 है तेल के भंडार के मामले में, लेकिन इसलिए वेनेजुएला का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि उसके तेल निकालने और बेचने पर अमेरिका ने ही प्रतिबंध लगा रखा था अपने मकसद के लिए। तो इसीलिए वेनेजुएला सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, लेकिन उसका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो तेल निकालता नहीं है और बेच सकता नहीं है, तो इसलिए उसको साइड रखे। जैसे रशिया है, रशिया के पास भी बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन वहाँ पे भी अमेरिकी पाबंदी है, तो इसलिए वो उतना निकालता नहीं, उतना बेचता नहीं, बल्कि जिससे जो रशिया से तेल खरीदता है अमेरिका उसको आंखें दिखाता है। हालांकि वैसे अगर देखें कि सबसे ज़्यादा तेल किस देश के पास है, तो वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के पास करीब, वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, और उसके बाद अगर हम बात करें सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल तेल है। सऊदी अरब के बाद तीसरा नंबर उस ईरान का है जो इस वक्त जंग में जूझ रहा है, उसी अमेरिका और इजराइल से। अमेरिका के पास, ईरान के पास इस वक्त इतना तेल है कि अगर डेली की जो डिमांड है उसके हिसाब से वो डिमांड पूरी भी करता रहे तो अगले 290 सालों तक उसके तेल का कुआं सूखेगा नहीं। तो ये टॉप 3 है जिनके पास तेल है। ईरान गैस में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन कमाल ये है कि खुद अमेरिका के पास तेल का इतना भंडार है जो दुनिया के कई देशों के पास नहीं है। तो अमेरिका फिर अपने तेल क्यों नहीं बेचता उस पैमाने पर जो सऊदी अरब या फिर ईरान या बाकी देश बेचते हैं, वो बचा कर क्यों रखता है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास जो असल में क्रूड या कच्चा तेल होता है वो 2 तरह का होता है, एक हल्का तेल और एक भारी तेल। कहते हैं जो हल्का तेल है उसको, कच्चे तेल को रिफाइनरी में रिफाइन करना ज़्यादा आसान होता है, और जो हेवी यानी कि भारी तेल होता है वो मुश्किल होता है। अमेरिका के पास जितने भी तेल हैं, करीब 48 बिलियन 48 अरब बैरल तेल है अमेरिका के पास, लेकिन वो इनको निकालता कम है। उसकी वजह है कि उसके पास जो तेल है वो हल्का तेल है, लेकिन वहाँ जो रिफाइनरी लगी हुई है वो रिफाइनरी है जो भारी तेल को रिफाइन कर सकती है। क्योंकि एक ज़माना था जब अमेरिका के पास भारी तेल आता और उसको रिफाइन करता, लेकिन खुद अमेरिका के पास जब तेल के भंडार निकले तो अच्छी क्वालिटी के, इन दोनों में से अच्छी क्वालिटी का तेल हल्का तेल होता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है। भारी तेल की कीमत उसके मुकाबले कम है। तो अमेरिका के पास है तो अच्छी कीमत वाला तेल यानी हल्का, लेकिन वो उसको रिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भारी तेल को रिफ़ाइन करने के सारे रिफाइनरी हैं। तो उसने एक कमाल का खेल खेला। वो अपने
भारी तेल को दुनिया से खरीदता है, क्योंकि भारी तेल सस्ता है, हल्का तेल महंगा, और जो उसके पास हल्का तेल है वो दुनिया के देशों को एक ख़ास मात्रा में बेचता है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। खरीदता भारी तेल सस्ते में और बेचता हल्का तेल जो अपना है महंगे में है। तो दोनों हाथों में उसके लड्डू हैं, लेकिन वो अपना जो रिजर्व है उसको संभाल कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले वक्त में ऊर्जा की ही लड़ाई होगी। जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा, जितना ज़्यादा ईंधन, वो उतना पावरफुल। और इसी तेल के खेल की वजह से ही अमेरिका डॉलर में कमाता है, क्योंकि 90% से ज़्यादा तेल का जो लेन देन होता है वो डॉलर में। और जो पेट्रोल या गैस ये आप खरीदते हैं तेल, वो पेट्रो डॉलर बन जाता है। तो अमेरिका की दोनों सूरत में चांदी है, डॉलर से भी, क्योंकि दुनिया के बाकी कारोबार डॉलर से हो रहे हैं। तेल की खरीद फरोख्त मतलब पेट्रो डॉलर, तो चांदी ही चांदी, और अपना ऊर्जा, अपनी ईंधन है ही है। और इसीलिए ये जो 100 देशों पर दादागिरी करता, कहीं भी घुस जाता है, कोई सरकार पसंद ना हो उसको निकाल फेंक करता है, ये दादागिरी के पीछे यही अकड़ है, डॉलर एंड पेट्रो डॉलर की। और जब तक ये अकड़ रहेगी, दुनिया के न मालूम कितने और देश इसी तरह अमेरिकी दादागिरी के शिकार होते रहेंगे। हालांकि फ़िलहाल ये है कि जाने अनजाने जो अमेरिका इजराइल ने ईरान के साथ जंग शुरू की, पूरी दुनिया इस जंग के लपेटे में आ गई है, क्योंकि तेल में आग लग गई है। आज अपने देश में कई शहरों से ये रूमर तेज़ी से उड़ने लगा कि तेल ख़त्म हो रहा है, लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, गैस ख़त्म हो रहा है, लोग ज़बरदस्ती सिलेंडर भराने पहुंच गए। सरकार ने ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए कहा कि 25 दिन से पहले अब दूसरा सिलेंडर बुक नहीं होगा। तो उससे मैसेज ये भी गया कि शायद गैस की कमी है, इसलिए सरकार 25 दिन कर चुकी है। बेंगलुरु में सारे रेस्तरां, होटल आज बंद। मुंबई से खबर आ रही है कि मुंबई में बहुत सारे होटल और रेस्तरां बंद हो रहे हैं गैस की कमी की वजह से। तो जब गैस नहीं होगा तो चूल्हा कहाँ से चलेगा। लेकिन अभी तक तो सरकार भरोसा दिला रही है, लेकिन कहीं गैस और गैस की कमी हो गई और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, बहुत सारे देशों में कतारें लगनी शुरू हो गई। तो इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, लोग खामोखा परेशान हो इस जंग की चपेट में, बिना जंग लड़े हुए भी लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। यही दुआ है ये जंग थमे और सब कुछ वापस पटरी पर लौटे। तो इसी दुआ के साथ फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।